बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बकर एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ नईमुल्लाह कुरैशी। अगेन एजुकेशनल पर्सोना का साइकोलॉजी का चैप्टर जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके 3 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम इंशाअल्लाह ताला उसके चौथे हिस्से को डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको अगेन रिपीट करता चलूँ कि पर्सोना की जो बुक हम कवर कर रहे हैं, जो लोग भी लेक्चर एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एजुकेशन के वाले से किसी किस्म की पेडागोजी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक दफ़ा जिसने एजुकेशन के पर्सोना के कंटेंट को इसको गो थ्रू कर लिया, उसका वो वाला सेक्शन क्लियर है। ठीक है, तो आपने बड़ी ही एहसन तरीके से इसको फॉलो करना है। जिस जोश जज्बे के साथ मैं इसको आपके सामने रख रहा हूँ, उससे भी बढ़ चढ़ कर जो है आपने इसको फॉलो करना है। आज हम सवाल नंबर 171 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, साथ में साइड बाई साइड इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बताता जाऊंगा, जो आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी में ज़रा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आपने उनको रिमेंबर करना है, नोट डाउन कर लेना है और अपनी आरा का इज़हार भी ज़रूर करना है। सो 171, द नेम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट हु सेड दैट मोस्ट ऑफ द फेयर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर कंडीशनली लर्नड। वो वाले साइकोलॉजिस्ट कौन से हैं जो क्या समझते हैं कि फेयर जो है वो कंडीशनली लर्नड है। अब देखिए, वाटसन जो है वो बिहेवियरिस्ट थे और इन्होंने कंडीशनिंग पे जो है इन अर्ली एक्सपेरिमेंट्स किए थे। फेयर का एक्सपेरिमेंट किया था, कैसे कि एक लिटिल एल्बर्ट पे एक्सपेरिमेंट किया था, जब उसको रैट के साथ जो है वो डराया था। ठीक है, वो बच्चे को जब रैट जो है वो दिखाया जाता था, तो उसको कंडीशनिंग इस तरह की के बाद में वो बच्चा रैट से जो है वो डर जाता था। ठीक है, तो इससे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि जो फेयर्स हैं वो भी कंडीशनली लर्न किए जा सकते हैं। सो दैट वाज वाटसन, जिसने लिटिल एल्बर्ट पर रैट के साथ जो है एक्सपेरिमेंट किया था। ये बात आ सकता है कि लिटिल एल्बर्ट पर जो है वो किस साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किए थे। दैट वाज वाटसन। ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है। कॉल रॉजर प्रेजेंटेड कौन सी थ्योरी जो है गाइडेंस की या काउंसलिंग की कौन सी थ्योरी जो है वो कॉल रॉजर ने पेश की थी। ठीक है, सो दैट इज़ पर्सन सेंटर्ड थ्योरी, इसको क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी भी कहा जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर ना जो काउंसलिंग की जो मेन 3 थ्योरीज हैं उसके बारे में बताता चलूँ। एक ये कॉल रॉजर की थ्योरी है, जिसको पर्सन सेंटर्ड या क्लाइंट सेंटर्ड कहा जाता है। ठीक है, इसको पर्सन सेंटर्ड या क्लाइंट सेंटर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका तीसरा नाम है नॉन डायरेक्शनल अप्रोच। नॉन डायरेक्शनल क्यों? क्योंकि ये पर्सन सेंटर्ड या क्लाइंट सेंटर्ड है। जो काउंसलर है वो डायरेक्शन नहीं देता, बल्कि क्लाइंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूव किया जाता है। तो इसको नॉन डायरेक्शनल काउंसलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो काउंसलर का रोल होता है वो एक हेल्पर और एक गाइड के तौर पर होता है, और ये क्लाइंट ओरिएंटेड अप्रोच है, डेमोक्रेटिक अप्रोच है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नॉन डायरेक्शनल भी कहा जाता है, पर्सन सेंटर्ड भी कहा जाता है, या क्लाइंट सेंटर्ड। ये इसी की तीनों नाम है और ये कॉल रॉजर ने इसको पेश किया था। ठीक है, ये एक थ्योरी है। दूसरी डायरेक्शनल थ्योरी है। डायरेक्शनल अप्रोच जो है, डायरेक्शनल काउंसलिंग, उसको विलियमसन ने जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था। और वो डायरेक्शनल का मतलब ये है कि जो काउंसलर होगा वही ही डोमिनेंट रोल प्ले करेगा, वही क्लाइंट को लिसन करेगा जस्ट, और वो खुद ही सजेस्ट करेगा। उसमें डोमिनेंट जो है वो रोल जो है वो किसका होगा? क्लाइंट का। जिस तरह बाज़ हम टीचर्स क्या नाम है टीचिंग स्ट्रेटजीज पढ़ते हैं, टीचर सेंटर्ड अप्रोच में टीचर का रोल होता है। ठीक है, इसी तरह जो क्लाइंट सेंटर्ड होते हैं उसमें स्टूडेंट का रोल होता है, क्या नाम है काउंसली, जिसको काउंसलिंग दे रहे होते हैं उसका रोल होता है, जिसको हम नॉन डायरेक्शनल कहते हैं। और डायरेक्शनल में किसका होता है? जो काउंसलर होता है, जो मशवरा देने वाला होता है, मुशीर जो होता है, उसका रोल डोमिनेंट होता है। और इसी तरह इन दोनों का एक मिक्सचर है, जिसको कहते हैं एक्लेक्टिक अप्रोच। एक्लेक्टिक एक ऐसे अप्रोच होते हैं जब हम 2 स्कूल ऑफ थॉट्स को मिक्स कर देते हैं, यानी कि एक फेज़ पर एक अप्रोच अपना लेते हैं, दूसरे फेज़ पर दूसरी अप्रोच अपना लेते हैं, या उनका मिक्सचर बना देते हैं, दोनों को मिला के कहीं ना कहीं यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा जो कॉन्सेप्ट है काउंसलिंग का, दैट इज कॉल्ड एक्लेक्टिक काउंसलिंग, और उसका तलब जो है उसको पेश किया था बॉर्डन ने। ठीक है, तो ये आपने तीनों याद रख लेनी है। 173 है लॉ ऑफ लर्निंग एसोसिएटेड विद द रीइंफोर्समेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। रीइंफोर्समेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो उसका तलक है, दैट इज़ लॉ ऑफ इफेक्ट। इसको आपने करेक्ट कर लेना है। जो स्किनर बॉक्स इस्तेमाल किया था, उसकी जो बेस है वो लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि पेन और प्लेजर प्रिंसिपल पे है। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट पर जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी बेस करती है, तो इसका सी जवाब जो है वो दुरुस्त होगा। 176 इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, एप्रिसिएशन, स्किल्स एंड अचीवमेंट्स आर द प्राइमरी द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। ये सारी अचीवमेंट्स हो गई, एप्रिसिएशन, स्किल्स, ये सारी लर्निंग के प्रोडक्ट, इनको हमें सीखना पड़ता है। ठीक है, ग्रोथ एक फिजिकल है एलिमेंट है, डेवलपमेंट एक मेंटल चेंजेस है, और प्रोसेस तो एक पूरे एक और चीज़ है। ठीक है,
लेकिन ये जो अचीवमेंट है, स्किल है, ये सारी चीज़ें कि अप्रिसिएशन का मतलब है किस चीज़ को वैल्यू देनी है, किसको निगलेक्ट करना है, किसको कैरेक्टराइज करना है, सारी चीज़ें जो है इसका तल्लुक जो है वो लर्निंग के साथ होता है। द एबिलिटी टू थिंक इन अ नोवेल एंड अनयूजुअल वे, यानी कि न्यू वे। अनयूजुअल का मतलब होता है वो रिवायती रास्ते ना, बल्कि नए रास्ते, किसी चीज़ को, एक मसले को नए अंदाज में सोचना, नई राहें हमवार करना, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी तख्लीकी है, ठीक है। एबिलिटी टू थिंक इन नोवेल, नए अंदाज से सोचना, ठीक है। एंड अनयूजुअल, अनयूजुअल क्या है, जो यूजुअल नहीं है, जो आम अमूमी नहीं है, एक नया है, मुनफरिद, अलग है, नया रास्ता है, सी, ठीक है। सो दिस थिंग इज कॉल्ड, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड क्रिएटिविटी, विच इज़ बेसिक बॉर्न इमोशन। अब इमोशनल डेवलपमेंट जो है ये एक अलग से चैप्टर है, ठीक है, एक अलग से स्टडी है कि बच्चे जो है कैसे उनकी इमोशनल डेवलपमेंट होती है और किन किन फेजेस में कौन कौन से इमोशन डेवलप होते हैं और कौन कौन से इनबॉर्न होते हैं, कौन से लर्नड होते हैं, कौन से टॉट होते हैं, ठीक है, और किस फेज पे कौन सा इमोशन जो है डेवलप होता है। और बाद में हमारे जितने भी ये लड़ाई झगड़े हो गए, तनाज़े, फसादात, गुस्से, हड़तालें और धरने, ये भी एक हमारी इमोशनल डेवलपमेंट का हिस्सा है, ठीक है। ये एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है। खैर यहाँ पे वो पूछ रहा है किस चीज़ का, वही चीज़ तो बेसिक बॉर्न इमोशन। बेसिक बॉर्न इमोशन ज़्यादा के 3 होते हैं, लव, फेयर और एंगर। अब ये देखिए, अब एक जगह पे फेयर आ गया, अब यहाँ पे फेयर है तो फेयर ठीक है, लव भी आ सकता है, एंगर भी आ सकता है। अब आप ये नहीं कह सकते वो एंगर, वहाँ पे फेयर था, वहाँ पे लव है, वहाँ पे एंगर है ना। तीनों बेसिक बॉर्न इमोशन है, अगर एक होगा दूसरा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है, फेयर, एंगर और लव जो है वो बेसिक बॉर्न इमोशन होती है, यानी कि पहले से मौजूद होते हैं, साथ साथ ये ग्रो करते रहते हैं। मॉडल्स ऑफ 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग, गैने ने 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग का मॉडल दिया था। इसको कंडीशंस ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, ठीक है, कि किस तरह जो है वो चेन लर्निंग से लेकर आखिर तक जो है लर्निंग के स्टेप्स जो है वो 8 थे। खैर इन स्टेप्स को मजीद जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो 8 स्टेप्स थे, ठीक है, और इनको मॉडल ऑफ 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग कहा जाता है, और ये 8 थे और ये गैने ने पेश किए थे। द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल टू मेक लाइफ एडजस्टमेंट एट होम, स्कूल एंड अदर फेज ऑफ द चाइल्ड इज कॉल्ड गाइडेंस। गाइडेंस का काम ही यही होता है कि गाइडेंस का एक पर्पज़ होता है एडजस्टमेंट। गाइड जो होता है वो हेल्प करता है। गाइडेंस का एक रोल होता है वो जो होता है ना, जिसको गाइडेंस प्रोवाइड की जाए उसको सेल्फ सफिशिएंट बना देना, सेल्फ सफिशिएंट बना देना, इतना उसको अपने पाँव पे खड़ा कर देना, इतना उसके काबिल बना देना कि वो जिस माहौल में रहता है, जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जॉब पे हो सकता है, होम पे हो सकता है, किसी भी फेज ऑफ लाइफ में हो सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या कर सके, एडजस्टमेंट क्रिएट कर सके, ठीक है। दिस इज कॉल्ड गाइडेंस। जबकि काउंसलिंग होता है कि फेस टू फेस प्राइवेट रिलेशनशिप होता है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। गाइडेंस जो होता है इसका तल्लुक जो है सेल्फ जो है फुलफिलमेंट होती है कि अपने पैरों पर किसी को खड़ा कर देना ताकि एडजस्टमेंट को टारगेट किया जा सके। हायरार्की ऑफ नीड्स वार प्रेजेंटेड बाय मैस्लो। मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स पेश की थी, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड्स थी, ठीक है, सेफ्टी नीड्स थी, लव एंड बिलोंगिंग, ठीक है, 3 ये हो गई। उसके बाद सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये प्रॉपर एक क्या है, एक पूरी ट्रायंगल है, ठीक है, नीचे से ऊपर तक। फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं वो हमारी बुनियादी जो सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी होती है, हमारी खुराक हो गई, ऑक्सीजन हो गई, वाटर, थ्रस्ट एंड फूड वगैरह, ठीक है। और इस तरह बाद में हम एक नीड पूरी होने के बाद दूसरी नीड हमें अट्रैक्ट करती है, ठीक है, तो हम उसकी तरफ जाते हैं। सो दिस इज हायरार्की ऑफ नीड। और इसकी जो हाईएस्ट लेवल है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। और ये बाजू का सवाल, बल्कि ये लास्ट भी सवाल हायरार्की ऑफ नीड्स में से आता है, हाईएस्ट लेवल कौन सा है या ये थ्योरी किसने पेश की थी। द पायनियर ऑफ आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पायनियर कहते हैं बानी, फादर ऑफ, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनफरादी इख्तलाफात। इनफरादी इख्तलाफ क्या होता है, बच्चों में इनफरादी इख्तलाफ हो सकते हैं। कौन कौन से, मिसाल के तौर पर बच्चे डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो सकते हैं, कोई गरीब हो सकता है, कोई मिडिल क्लास का हो सकता है, कोई अमीर हो सकता है, ठीक है। इमोशनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी में चिड़चिड़ापन होगा, कोई गुस्सा होगा, कोई इमोशनली स्टेबल हो सकता है, ठीक है। रेशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, कोई किसी कास्ट का हो सकता है, कोई किसी कास्ट का हो सकता है, कलर का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। इसी तरह IQ लेवल का डिफरेंस हो सकता है, हाइट का डिफरेंस हो सकता है, मतलब बाकी कुछ और मेडिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, कोई बिल्कुल सेहतमंद है, किसी की आई साइट कमज़ोर है, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इसको गाल्टन ने आइडेंटिफाई किया था, सो उसको पायनियर कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दिस इज कॉल्ड फ्रांसिस गाल्टन। द लर्निंग मेथड दैट इज एसोसिएटेड विद द ऑब्जर्विंग ऑफ बिहेवियर ऑफ अदर्स, हम दूसरों के बिहेवियर को देख के वैसा कर रहे हैं, ठीक है। बेंडोरा ने ये थ्योरी पेश की थी, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की, अल्बर्ट बेंडोरा ने, ठीक है।
एल्बर्ट बंडोरा ने क्या पेश किया था? थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और थ्योरी ऑफ इमिटेशन भी कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है इमिटेशन में? यही होता है इमिटेशन। आजकल मॉडर्न दौर में इमिटेशन क्या है, हम भी कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने किसी के ब्रांड के कपड़े देख के आपने कहा हाँ भाई ये भी ठीक है, मैं भी वैसे ले लूँ। किसी का पर्स देखा, फिलहाल ब्रांड का है, मैं ये लूँ। किसी ने किसी का कुछ ग्लासेस देख लिए, किसी ने क्या कुछ देख लिया, कोई वटेवर जो भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह जो बंदा इस चीज़ को इमिटेट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मॉडल, ठीक है। तो ये बाकायदा एक थ्योरी ऑफ मॉडलिंग भी से कहा जाता है, ठीक है। मॉडलिंग मीन हम दूसरे को एक एक्ट में देखते हैं, एक सिचुएशन में देखते हैं और हम भी वैसा करने की कोशिश करते हैं, इमिटेट करते हैं, उसकी नकाली करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लर्निंग बाय इमिटेशन। इस तरह एल्बर्ट बंडोरा ने इसके लिए एक बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट भी किया था, इसको जिक्र मैं पिछले वीडियोज़ में कर चुका हूँ। 182 है जी, 182 विच इज़ द बेसिक बार इमोशन। अगेन मैं 3 इमोशंस आपको बता चुका हूँ कौन कौन से बेसिक बार होते हैं, लव, फेयर एंड एंगर। अब यहाँ पे लव है तो दैट्स लव, ठीक हो गया। तो बेसिक बार इमोशन यहाँ पे लव का जिक्र है तो हम इसको लव पे टिक कर देंगे। अब इस पर कंफ्यूज नहीं होना कि वो तो फेयर था, वो तो लव था, नहीं, तीनों हैं, तीनों में से जो भी आ गया। हु इज़ कंसीडर द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट इन हिस्ट्री? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी पेरिसाइकी, ठीक है, और इसको पहला साइकोलॉजिस्ट माना जाता है हिस्ट्री में। फाउंडर ऑफ सोशियो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एरिक्सन ने लाइफ स्पैन थ्योरी पेश की थी। 8 स्टेजेस पर मुश्तमिल, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट एंड शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंटरेस्ट वर्सेस इन्फीरियरिटी वगैरह वगैरह, ठीक है। और पूरा आखिर तक उसके 8 लेवल्स हैं कि थ्रू आउट द लाइफ हमारी डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है। तो 8 स्टेजेस पर मुश्तमिल जो है ना, एरिक्सन ने सोशो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी कि हमारी डेवलपमेंट पर सोसाइटी का क्या असर पड़ता है या हम अपनी डेवलपमेंट में कौन कौन से सोशल प्रोसेस से गुजरते रहते हैं, ठीक है। तो इसका असर हमेशा थ्रू आउट द लाइफ होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ अर्से तक होता है, बल्कि थ्रू आउट द लाइफ हमें ये इम्पैक्ट करती है। सो इसको हम लाइफ लर्निंग अप्रोच भी क्या नाम है, लाइफ लॉन्ग यानी कि एक थ्योरी है, अप्रोच है, ठीक है। उसके बाद विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ मेमोरी। यहाँ पे जवाब को आप करेक्ट करेंगे, जवाब जो दुरुस्त है दैट इज़ डी, स्ट्रॉन्ग मेमोरी। स्ट्रॉन्ग मेमोरी इज़ नॉट द टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी की टाइप में सेंसरी मेमोरी होती है जो बिल्कुल शॉर्टेस्ट वाइल में होती है, बिल्कुल चंद सेकंड, विद इन पार्ट ऑफ द सेकंड, यानी कि जिस लम्हे में आप देख रहे हैं, जैसे नज़र हटाएंगे मेमोरी गायब। ये सेंसरी होती है, यानी कि जिस चीज़ को छुआ हुआ है उसको फील कर रहे हैं, उसी में जिस लम्हे आप उसको छूना बंद कर देंगे आपका जहन वहाँ से इंफॉर्मेशन लेना बंद कर देगा। ये सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जैसे ही सेंसेस को रिमूव करेंगे हट जाएगा। एक चीज़ की स्मेल आप ले रहे हैं, जब तक स्मेल ले रहे हैं तब तक आपका जहन इसको रीड कर रहा है, जो ही स्मेल लेना बंद तब तक ख़त्म, तो ये फ़ौरन से गायब हो जाती है, ठीक है। सेंसरी मेमोरी बिल्कुल शॉर्टेस्ट मेमोरी, यानी कि उसके बाद है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो फ्यू सेकंड्स तक रहती है, ठीक है, 10 सेकंड्स तक रह सकती है, 5 to 10 सेकंड्स तक रहती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो जितने हम सेंसेस ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, और इनको रिपीट करते रहते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा देर तक फिर जो है उसका इम्पैक्ट रहता है, और उसको हम याद रखते हैं, उसको रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग मेमोरी इज़ नॉट द टाइप ऑफ मेमोरी। ये टाइप ऑफ मेमोरी नहीं है। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेंगे, डी जवाब जो है इसका दुरुस्त है कि नॉट द टाइप ऑफ मेमोरी कौन है, दैट इज स्ट्रॉन्ग मेमोरी। परसेप्शन एंड अटेंशन प्लेज अ मेजर रोल इन। परसेप्शन और अटेंशन जो है वो प्ले करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जितना आप अच्छे अंदाज से चीज़ों को परसीव करेंगे, जितनी ज़्यादा फोकस से पढ़ेंगे, उतनी लॉन्ग टर्म मेमोरी ज़्यादा इंप्रूव होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक मूवी देख रहे हैं, एक स्टोरी देख रहे हैं, कुछ कार्टून, कुछ मतलब उसमें आप हेयरिंग भी यूज़ कर रहे हैं, विजुअल सेंस भी यूज़ कर रहे हैं और फिर अटेंटिव भी हैं आप, तो जितने आप यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उतने ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके किस पर, रिटेंशन पर, और वो मेमोरी क्या बन जाएगी, लॉन्ग टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो परसेप्शन अटेंशन जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं किसमें, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अच्छा, जहाँ पे डी लिखो एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है। एपिसोडिक मेमोरी का मतलब होता है पिक्चर्स की। जब हम पिक्चर्स देखते हैं, चीज़ों को सीन्स में देखते हैं, उनकी मेमोरी जो है वो पिक्चर्स की सूरत में हमारे ध्यान में रहते हैं, वो एपिसोडिक मेमोरी कहलाती है, वो एक अलग टाइप। एक्सपेरिमेंट्स और लर्निंग बाय द इंसाइट वर परफॉर्म्ड बाय। इंसाइट की थ्योरी जो है वो गेस्टाल्टिस्ट अप्रोच है, कोलर ने पेश की थी। कोफका भी था, कोलर भी था, ठीक है। अब इंसाइट से मुराद क्या है, बसीरत। बसीरत ये है जो कि गेस्टाल्टिस्ट किस चीज़ पे बिलीव रखते हैं, होल पे बिलीव रखते हैं। होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, कि पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। जब आप पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं ना, तो हमारे में विजन क्रिएट होता है, इंसाइट और बसीरत क्रिएट होता है कि भाई ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ। इसीलिए उन्होंने बंदर पर, जिसका नाम क्या था, सुल्तान,
चिंपैंजी पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो ऊपर बनाने लटका दिया, नीचे स्टिक्स रख दी, तो उसने माहौल को देखा भी मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसने स्टिक्स उठा के उसको तोड़ना शुरू कर दिया, फिर उसको बुलंदी पे लटकाया तो फिर उनसे 2 जोड़ दी। इस तरह बहुत सारी मिसालें दी जा सकती। यानी कि सिचुएशन जो है, ओवरऑल सिचुएशन हमारे अंदर क्या पैदा करती है, इनसाइड बसीरत पैदा कर देती है। कब? जब हम टोटल सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो है एक अलमारी से जो है वो कुछ अपने कपबोर्ड से कुछ चीज़ उठाना चाहता है अपने पसंद की, लेकिन उसका कद हाथ नहीं पहुंच रहा, तो वो इधर उधर देखता है भी मैं क्या कर सकता हूँ। वो सिचुएशन को एनालाइज करेगा, वो देखेगा कि तकिया पड़ा हुआ है, कोई गद्दा पड़ा हुआ है, कोई थोड़ी सी कोई चीज़ पड़ी हुई है, वो एक दूसरे के ऊपर रख कर क्या करेगा, चढ़ के उसको उठा लेगा। इस तरह डिफरेंट मतलब हमारे पास सिचुएशन हो सकती हैं। ठीक है, कि हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं। तो इस एज ए होल जब सिचुएशन को देखते हैं तो हमारी बसीरत डेवलप होती है, इनसाइट डेवलप होता है। ठीक है, तो इनसाइट का कॉन्सेप्ट जो है वो गेस्टाल्टिस्ट अप्रोच है, जिसको कोलर ने पेश किया था। सिमेंटिक मेमोरी इज मेमोरी ऑफ मीनिंग। ठीक है, मेमोरी ऑफ मीनिंग क्या होती है, अल्फाज मानी, यानी कि लफ्ज़ों के मानी क्या है, इसको कहते हैं मीनिंग की स्टडी। सिमेंटिक्स ये लिंग्विस्टिक्स अप्रोच है। ठीक है, लिंग्विस्टिक हो गई, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, और उसके आगे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। तो उसमें सिमेंटिक क्या होता है, मेमोरी ऑफ मीनिंग्स, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिमेंटिक। ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय सही व खता का नज़रिया है सही व खता, ताल्लुम बजरिया सही व खता। यानी कि हम क्या करते हैं, सही व खता से मुराद ये होता है ट्रायल एंड एरर से कि हमें फ़ौरन से एक चीज़ नहीं आती है, हम उस चीज़ को काम को करने के लिए बहुत सारे सही या गलत बहुत सारे तरीके करते रहते हैं, इत्तेफाक से कोई ना कोई सही चढ़ जाता है। ठीक है, तो वो सही वालों को हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह स्किनर बॉक्स में चूहा इधर उधर दौड़ता है, उसको पता नहीं मैं क्या करूँ, अचानक से क्या करता है, उसका पाँव लग जाता है, किस पर, उस पर लीवर पर, तो वो कहते हैं जीवा लैग तो ठीक है, तो फिर उसी को दोहराता है। ठीक है, फिर दूसरी एच टेस्ट है जो है वो क्या करता रहता है, इररिलेवेंट मूवमेंट्स को रिमूव करता रहता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। हम बहुत सारे चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, कोई ना कोई दुरुस्त साबित हो जाता है। ठीक है, तो वो जो दुरुस्त साबित हो जाता है उसको हम फिर पकड़ लेते हैं, उसको रिपीट करना शुरू कर देते हैं। थॉर्नडाइक, पेवलोव्स वर्क विद डॉग। पेवलोव ने अपनी जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी पेश की थी, ठीक है, उसने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, कुत्ते पर, डॉग पर किया था। लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड, अभी मैं ऊपर बात कर चुका हूँ। इनसाइट की थ्योरी का ताल्लुक किसके साथ है, गेस्टाल्ट अप्रोच के साथ है। कोलर एंड कोफका की थ्योरी है। ठीक है, गेस्टाल्ट इनसाइट की थ्योरी, वही बसीरत, सिचुएशन एज ए होल को, कॉन्फ़िगरेशन। स्टिमुलस प्लेज डोमिनेंट रोल अकॉर्डिंग टू, अब ये चीज़ें मैं स्टिमुलस और रिइंफोर्समेंट के बारे में लास्ट वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ बात कर चुका हूँ। सो स्टिमुलस प्लेज अ डोमिनेंट रोल अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में डोमिनेंट रोल प्ले करता है कौन, स्टिमुलस। क्यों, पहले हमें स्टिमुलस देना पड़ता है, बाद में रिस्पॉन्स, यानी कि पहले डॉग खुद से सलाइवेट नहीं करता, पहले हमें बेल बजाना पड़ जाती है, उसके नतीजे में वो सलाइवेट करता है। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग में पहले स्टिमुलस का रोल है, बाद में रिस्पॉन्स आता है। लेकिन जो ऑपरेंट कंडीशनिंग में उसमें पहले रिस्पॉन्स लिया जाता है। मिसाल के तौर पर स्किनर ने चाहा कि पहले चूहा लीवर प्रेस करे, चूहा अपना काम पहले करे, हमें रिस्पॉन्स पहले दे, बाद में हम उसको फूड दें। तो रिस्पॉन्स प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन, शाबाश, ऑपरेंट कंडीशनिंग। हमारा 193 नंबर का सवाल। ठीक हो गया। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेयर। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है ना, जो पर्सनैलिटी असेसमेंट की टेक्निक्स है, यानी कि ये होता क्या है, जब हम किसी पर्सन को, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी के साथ इसका ताल्लुक होता है, एनालाइज कर रहे होते हैं ना, कि हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हम कॉन्शियसली वो नहीं बताता हम, या हम उससे जानना नहीं चाहते, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, हम उसका अनकॉन्शियस माइंड स्टडी करना चाहते हैं, तो फिर डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो तमाम टेक्निक्स जो वो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कहलाती हैं, जो कि पर्सनैलिटी की स्टडी के लिए इस्तेमाल होती है, मेयर करने के लिए। उसमें ना बहुत सारे टेस्ट, जिस तरह इंक ब्लॉट टेस्ट इस्तेमाल होता है, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट इस्तेमाल होता है, पिक्चर डिस्प्ले टेस्ट होता है। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, जो उनको दिखाई जाती है, उनकी राय ली जाती है। ठीक है, वो अपनी राय के हिसाब से ना, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बेचारे वो उन चीज़ों को इंटरप्रेट कर बैठते हैं, और जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो बड़ा तेज़ होता है, वो चीज़ों को रीड आउट कर लेता है कि भाई ये इन चीज़ों को किस सेंस में ले रहा है, और फिर उससे वो किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। वो इस तरह डिफरेंट पिक्चर्स दिखाकर, डिफरेंट अदर टेस्ट दिखाकर उससे कुछ बातें उगलवा लेता है, और उससे उसकी जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको रीड कर लेता है। ठीक है, सो दीज टेक्निक्स आर कॉल्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, और ये मेयर की जाती है पर्सनैलिटी। कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है, फ्रस्ट्रेशन का जो काज है, सारे काज हैं, फोर्सेस इन द एनवायरनमेंट हो सकती हैं, पर्सनल वीकनेस हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द मोटिव्स, ऑल ऑफ द अबव, ये तमाम तर वजूहात जो है फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं
द वर्ड इमोशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इमोवेयर, लैटिन वर्ड इमोवेयर से निकला है, जिसका मतलब है टू स्टिर अप, टू एक्साइट, टू एजिटेट, यानी कि उकसाना। ये सारे हम मानी लफ्ज़ हैं, ठीक है। द वर्ड मॉरल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मॉस, इमोवेयर भी लैटिन है और मॉरल भी मॉस से निकला है और वो भी लैटिन वर्ड है, और मॉस का मतलब होता है हैबिट। अब ये तो मीनिंग हो गया, ये तो याद करना है। अब द थियरी ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट वाज प्रेजेंटेड बाय, अब यहाँ पे इसको आप करेक्शन करेंगे, 200 का सवाल नंबर जो है इसकी आप करेक्शन करेंगे। थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट जो है वो लॉरेंस कोलबर्ग ने पेश की थी, जिसमें उसने हाइंस डिलेमा का जिक्र किया था। एक स्टोरी क्रिएट की थी कि हाइंस है और वो उसकी बेगम बीमार है, तो उसको ड्रग के पास जाना है, ड्रगिस्ट के पास जाना है, केमिस्ट के पास जाना है, वो उसको महंगी दवाई देता है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके वो क्या बनाता है, इस लॉरेंस कोलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसके 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल 6 स्टेजेस। अब आपको बाज़ का ये भूल जाता है कि स्टेजेस 3 थी या लेवल्स 3 थे, थोड़ा सा आपको मैं क्लू दे देता हूँ। लेवल्स 3 थे, स्टेज एस फॉर स्टेज, एस फॉर 6, ठीक हो गया, एस फॉर स्टेज, एस फॉर 6, तो स्टेजेस 6 हो गई, लेवल 3 हो गए। ये स्टेजेस स्पेयर कर दिए हमने एस के वो एक निमोनिक्स बना के, और लेवल 3 हो गया। लेवल 3 कौन कौन से थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ये सिर्फ 3 लेवल आपको याद करने की ज़रूरत है। सॉरी, स्टेजेस आप बिल्कुल भी याद ना करें, पेपर में ये नहीं आती चीज़ें, ठीक है, स्टेजेस पेपर में नहीं आती। फिर वैसे आप तकलीफ़ करना चाहें तो वेल एंड गुड, लेकिन ओके, लेकिन पेपर में ये सवाल नहीं आता कि स्टेजेस फिर कौन कौन सी हैं, किस लेवल की कौन सी। नो, हर लेवल की 2 स्टेजेस हैं, हर लेवल 2 स्टेजेस कंटेन करता है, टोटल 6 हैं, और लेवल 3 है, कौन कौन से, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। हायरार्की ऑफ नीड्स वाज प्रेजेंटेड बाय मैस्लो, उसको मेरे ख्याल में पहले भी हम डिस्कस कर, अल्फ्रेड बी ने वर्कड ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट, बहुत फेमस वर्क है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है अल्फ्रेड बी ने इस पर वर्क किया था, ठीक है। और इंटेलिजेंस का एक मॉडल भी दिया था जिसको हम यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं। बाज़ का ये सवाल आ जाता है कि यूनिफैक्टर थ्योरी का मॉडल जो है, ये इंटेलिजेंस का ये मॉडल किसने दिया था, तो वो यूनिफैक्टर, यानी कि वो कहते थे कि एक ही फैक्टर है जो इंटेलिजेंस को डिटरमिन करता है, दैट इज़ जी फैक्टर, जनरल फैक्टर, ठीक है। बाद में स्पेयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी और एस फैक्टर इंट्रोड्यूस कराया था, यानी कि जी फैक्टर, और जी फैक्टर के साथ बहुत सारे स्पेसिफिक फैक्टर भी अटैच होते हैं, ठीक है, उनको हम एस फैक्टर कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या कि मैं दौड़ सकता हूँ, आप भी दौड़ सकते हैं, ये हमारा जनरल फैक्टर है, ठीक है। लेकिन एक बंदा पियानो बजा सकता है, मैं तो नहीं बजा सकता, ठीक है, ये उसका स्पेसिफिक फैक्टर बढ़ गया। तो एक चीज़ में किसी को कॉम्पिटेंसी है, आपको मैथ आता है, मुझे नहीं आता, ठीक है, किसी को कंप्यूटर्स की स्किल्स आती हैं, किसी और को नहीं आती, ठीक है। तो किसी न किसी में हमारी जो महारत होती है वो हमारा फिर स्पेसिफिक फैक्टर बन जाता है। तो स्पेयर मैंने फिर 2 फैक्टर दे दी थी, जी एस फैक्टर हो गई, ठीक है। सो ये मैंने आपको बाय द वे बता दिया, तो चलिए आप ये भी याद कर लीजिएगा। स्टिमुलस दैट स्ट्रेंथन द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। हमेशा याद रखिए, रीइंफोर्स ऐसी चीज़ है जो दोबारा इंड्यूस कर रहा है कि भाई दोबारा करो। रिवार्ड में ये खासियत नहीं होती, ठीक है, रिवॉर्ड अलग चीज़ है, वो इनाम है, सिला है किसी काम के करने का। लेकिन जो रीइंफोर्समेंट है ना, वो आपको रीइंफोर्स कर रहा है, दोबारा इंड्यूस कर रहा है कि आप दोबारा ये काम करें। सो आपको क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ कर रहा है आपके रिस्पॉन्स को कि दोबारा भी ये काम करें, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट क्या करते हैं, आपके जो एक ऐसा स्टिमुलस बन जाता है रीइंफोर्समेंट, जो क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है रिस्पॉन्स को। जिस तरह चूहा जो है वो लीवर को प्रेस करता है तो खुराक मिलती है ना, अब वो खुराक उसको दोबारा रिइंफोर्स करते हैं कि दोबारा ऐसा करो, तो वो दोबारा क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को स्ट्रेंथन करते हैं और बार बार लीवर प्रेस करता है। अकॉर्डिंग टू मैस्लो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, साफ तरह मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है वो एक मॉडल है ट्रायंगुलर, ठीक है। उसमें पहली जो नीड्स है, दीज आर फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब जो पहली नीड है दैट इज अटमोस्ट एंड हाईली इंपॉर्टेंट, यानी कि सस्टेनेबिलिटी के लिए, बका के लिए ज़रूरी है। अब बका के लिए इंसान के लिए कौन सी चीज़, ऑक्सीजन ज़रूरी है, थ्रस्ट को सेटिस्फाई करना यानी कि वाटर, भूख को सेटिस्फाई करना यानी कि हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए फूड, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती हैं, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स पहले ज़रूरी हैं, जब ये पूरी हो जाएंगी तो फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट नीड्स की तरफ, वो जो सेफ्टी नीड्स कहलाती है, ठीक है। फिर जब सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती हैं तो फिर इसका अगला लेवल जो होता है वो
लव एंड बिलोंगिंग्स का हमें अट्रैक्ट करता है, हम उसकी तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो हर अनसेटिस्फाइड नीड फिर हमें अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, ये एक मोटिवेशन का मॉडल है। 205, फिजिकल ग्रोथ इज अफेक्टेड बाय, फिजिकल ग्रोथ जो है अफेक्टेड बाय बियोलॉजिकल फैक्टर्स भी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी। फिजिकल देखिए, क्योंकि फिजिकल ग्रोथ आपकी डाइट से भी मुतासर हो सकती है, बियोलॉजिकल से भी होती है। मिसाल के तौर पर कोई लोग फिजिकली जेनेटिकली मोटे होंगे, कोई पतले होंगे, कोई लीन होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, तो वो उसका बायोलॉजिकल यानी कि नेचुरल फैक्टर है। ठीक है, और इन्वायरमेंटल नीड्स क्या होती हैं, जो हम डाइट की सूरत में, ऑक्सीजन की सूरत में, बाकी रिसोर्सेज की सूरत में इन्वायरमेंट से लेते हैं। दोनों मिलकर हमारी फिजिकल ग्रोथ जो है वो मेंटेन करने में अपना अहम किरदार अदा करती है। दोनों जो आप ठीक होंगे, सी जो दुरुस्त है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि इसका हम एप्लीकेशन कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो दिस इज अप्लाइड साइकोलॉजी। द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी स्टार्टेड सिंस द बर्थ ऑफ मैन। साफ ज़ाहिर है इंसान, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है बेसिकली तो ये डिसिप्लिन एज अलग शोबा या एक फील्ड ऑफ स्टडी तो बाद में बना, लेकिन इंसान जैसे ही एग्जिस्ट करता है, ये माइंड और ये सारी चीज़ें बिहेवियर वगैरह एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो उसके साथ ये चीज़ें वजूद में आ गई। अ नीड इज़ टू फूड एज अ मोटिव इज़ टू। अब ये एक एनालॉजिकल किस्म का क्वेश्चन है। ठीक है, कि नीड का फूड के साथ वही तल्लुक है जो मोटिव भी एक काइंड ऑफ फूड है। अब इसको 208 और 209 को मैं ज़रा मिला के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एनालॉजिकल क्वेश्चन, इस पर आपने ज़रा टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, नीड इज़ टू फूड, नीड और मोटिव क्या होता है? नीड एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, और मोटिव जो होता है वो भी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम इन्वायरमेंट से, ये एक्सटर्नल इन नेचर होता है जिसको हम हासिल करते हैं। अब नीड इज़ टू फूड, नीड की फूड के साथ वही ऐसी मिसाल है जिस तरह मोटिव के लिए भी एक सर्टन काइंड ऑफ फूड है, यानी कि दोनों एक दूसरे के थोड़ा थोड़ा पैरेलल है। लेकिन अ नीड इज़ टू हंगर 209 में, एज टू स्टिमुलस इज़ टू। अब यहाँ पे स्टिमुलस की बात आ रही है, पहले नीड को मोटिव के साथ, अब यहाँ पे स्टिमुलस के साथ किया जा रहा है कि नीड की हैसियत मोटिव के लिए तो खाने जितनी ही है, लेकिन अगर इसको स्टिमुलस के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस ऐसी चीज़ होती है जो हमें कुछ काम करने पर उभारती है, अर्ज करती है। सो हंगर एक ऐसी चीज़ है, हंगर क्या है? हंगर भी एक स्टिमुलस है। हंगर हमें खाने पे अर्ज करेगा, लेकिन स्टिमुलस के साथ इसका कंपैरिजन क्या होगा? तो स्मेल ऑफ द फूड, यानी कि स्मेल ऑफ फूड, अगेन स्मेल ऑफ फूड भी एक स्टिमुलस के तौर पर काम कर रहा है कि वो हमें कुछ ना कुछ खाने पे अर्ज कर सकती है। तो नीड की हंगर के साथ एज ए स्टिमुलस मिसाल जो ऐसे है जिस तरह फूड की स्मेल होती है कि दोनों चीज़ें हमें एक स्टिमुलस के तौर पर कुछ ना कुछ करने पे उभारती है। लेकिन मोटिव के साथ इसका कंपैरिजन वही है नीड का, जो एक सर्टेन काइंड ऑफ फूड जैसा होता है। मोटिवेशन इज बेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या होता है? हमारे अंदर कुछ कुव्वतें मौजूद होती हैं जो हमें कुछ करने को उभारती हैं, इंटरनल फोर्सेस विद इन। अब आप कहेंगे नहीं, ये तो बाहर से भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक इन नेचर भी हो सकता है। यस, मोटिवेशन इंट्रिंसिक भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। मोटिवेशन की जो दो फोर्सेस हैं वो अंदर भी हो सकती है, यानी कि इंट्रिंसिक होती है जिसका ताल्लुक प्लेजर प्रिंसिपल के साथ होता है, हमें राहत जब हासिल होती है, खुशी हासिल होती है, जॉय के ज़रिए हम के ज़रिए सर आके हम कोई काम करते हैं। लेकिन ये इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, जिस तरह हम रिवॉर्ड लेते हैं, इनाम लेते हैं, प्राइज़ बॉन्ड लेते हैं, ठीक है, सैलरी ले सकते हैं, बोनस ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो। मोटिवेशन की फोर्सेस हमारे अंदर ही होती है, यानी कि बाहर से भी आएगा तो मोटिवेशन हमारी फोर्सेस उसके अंदर लाई करती है, अंदर से मिलेगा तो वो भी फोर्सेस अंदर ही है। हाँ, अलग चीज़ ये है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है कि हमारा पर्सनल प्लेजर होता है, उसमें हम खुद इन्वॉल्व होते हैं खुशी जॉय के लिए। जबकि एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, इन्वायरमेंट हमें क्या कर रहा होता है, अर्ज कर रहा होता है हमारी उन्हीं अंदर वाली फीलिंग्स को कि भाई ये काम करो, लेकिन ये हमारे अंदर की ही फोर्सेस होती हैं। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस विद इन। बिलोंगिंग, अफेक्शन एंड स्टेटस आर बेस्ट क्लासिफाइड एज। अच्छा, मैं आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नीड्स, ड्राइव्स, वांट्स और मोटिव्स के बारे में थोड़ा सा ऐसे बता दूँ। जो होती है ड्राइव्स एक ऐसी हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ है दैट प्रोपेल्स अस टू डू समथिंग। ठीक है, प्रोपेल्स मतलब एक ऐसी कमी है, एक ऐसा एहसास है, ये मोटिवेशन नहीं है, ड्राइव मोटिवेशन नहीं है, ये एक ऐसी एहसास है
जो हमें कुछ करने पर मजबूर करता है, ठीक है। ये एक किस्म की कुव्वत का नाम है। और ये ड्राइव जो होती है ये हमेशा इनबिल्ट होती है, इनर सेल्फ में होती है, अंदर होती है, इंटरनल इन नेचर होती है ड्राइव, ठीक है। अब जो मोटिव होता है, पहले मैं मोटिव को ले लूँ। मोटिव होता है हमारा एक्ट इन रिस्पॉन्स टू दैट ड्राइव, ठीक है। कि अब मोटिव जो होगा वो एक्सटर्नल इन नेचर हो, क्यों? क्योंकि ड्राइव तो अंदर पड़ी है, वो तो फिजिकल इम्बैलेंस होगा, वो एक फोर्स है जो प्रोपेल करेगी, मजबूर करेगी कुछ करने को, तो उसके नतीजे में ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म होगी जो विजिबल है। तो मोटिव हमेशा क्या होता है? एक्सटर्नल इन नेचर होता है। मिसाल के तौर पर मुझे गर्मी लग रही है तो मेरे अंदर एक एहसास पैदा हुआ गर्मी का। अब इस चीज़ ने मुझे मजबूर किया कि मैं उठ के एसी को ऑन कर दूं। तो ये मेरा जो एक्ट है दैट इज मोटिव, एक्सटर्नल इन नेचर होता है, विजिबल है, ठीक है। अच्छा, अब ड्राइव इंटरनल इन नेचर होता है, मोटिव एक्सटर्नल इन नेचर होते हैं। अब जो चीज़ एक्सटर्नल इन नेचर होती है ना, वो इंटरेक्ट कर सकती है। मिसाल तौर पर अब देखिए यहाँ पे लिखा है बिलोंगिंग, एफेक्शन एंड स्टेटस। ये सारी, चाहे बिलोंगिंग आ गई, चाहे एफेक्शन आ गई या स्टेटस आ गया, इन तीनों का तल्लुक एक्सटर्नल नेचर के साथ है। बिलोंगिंग में क्या होता है? हम किसी के साथ रब्त ताल्लुक कायम करते हैं, एक्सटर्नल है। एफेक्शन, किसी से तवज्जो चाहते हैं, मोहब्बत, एहसास, प्यार और हमदर्दी चाहते हैं। स्टेटस, किसी में अपनी रिकग्निशन चाहते हैं। तो तीनों चीज़ें क्या हैं? दैट इज एक्सटर्नल इन नेचर, और ये मोटिव्स कहलाते हैं। अब नीड्स क्या होती हैं? नीड्स वो चीज़ होती है जो हमारी बेसिक, हाँ, नीड्स फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, लेकिन ये हमारी सस्टेनेबिलिटी के ज़रूरी होती है। नीड्स सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी होती हैं। ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकती हैं, ठीक है, जिस तरह हमारी बॉडी को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, और साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, ठीक है, जिससे हम खुश हो सकते हैं, ना खुश हो सकते हैं। वांट्स जो है, दीज आर दोज थिंग्स के यू कैन से कि ये हमारे टारगेट्स हैं। मिसाल के तौर पर ये ज़रूरी नहीं है हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए, लेकिन हम इनको डिज़ायर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आई विश या आई वांट टू गेट अ कार, ठीक है, आपकी ख्वाहिश है आप आईफोन ले लें, ठीक है। तो ये वांट जो है ये एडिशनल, ये एक लग्जरी में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो जिस स्टेज पर एक और चीज़ को चाहता है दैट इज़ कॉल्ड वांट। तो ड्राइव जो होती है वो इंटरनल एक अर्ज है, एक फोर्स है, इंटरनल इन नेचर है। मोटिव एक्सटर्नल इन नेचर है, और जो होते हैं विजिबल होते हैं। प्राइमरी नीड्स जो है वो सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी होती हैं, और जो वांट्स होती हैं ये हमारी अलग से डिज़ायर्स होती है, ठीक है, जिनको हम हासिल करना चाहते हैं। 212 है, एट बर्थ द एवरेज वेट ऑफ अ फुल टर्म बेबी। फुल टर्म बेबी में जो बॉय का वेट है वो 8 और गर्ल्स का जो है वो 7 पाउंड्स होता है। ये आपने याद करना है। एट बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द फाइनल एडल्ट लेवल, ठीक है। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो कौन सी चीज़ जो होती है उसका एक एडल्ट लेवल के बराबर ही होती है, दैट इज़ नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स। यानी कि ये बराबर उतने ही होते हैं जितने एक एडल्ट माइंड में होंगे, ठीक हो गया। तो ये थे जी आज के 213 सवाल। चलिए जी, अभी हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ, 214 में पढ़ते हैं फिर। इमोशनल रिस्पॉन्स टू सिम्बॉलिक स्टिमुलाई इज प्राइमरीली द रिजल्ट ऑफ। इमोशनल रिस्पॉन्स टू सिम्बॉलिक स्टिमुलाई इज़ प्राइमरीली द रिज़ल्ट ऑफ लर्निंग। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इमोशनल रिस्पॉन्स, सवाल क्या है? इमोशनल रिस्पॉन्स टू सिम्बॉलिक स्टिमुलाई। अब देखिए, जब ये रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस में, जिस तरह यानी कि बिहेवियरिज्म में अपने तजर्बात दिए किसने, क्लासिकल कंडीशनिंग में पैवलोव ने, ठीक है। तो वो क्या है? इमोशनल रिस्पॉन्स वो क्यों हुआ स्टिमुलस में? क्योंकि उसकी लर्निंग हो चुकी थी। डॉग की जब लर्निंग हो जाती है तो वो फिर वैसा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। द फर्स्ट इमोशनल एक्सप्रेशन टू अपीयर इन इन्फेंट्स इज जनरल एक्साइटमेंट। जनरल एक्साइटमेंट यानी कि खुशी का इजहार, हंसना। इन्फेंट जो है वो पहला उसका रिस्पॉन्स जो होता है जो इन्फेंट में होता है, ठीक है, इमोशनल एक्सप्रेशन में वो जनरल एक्साइटमेंट यानी कि चीज़ों को सेलिब्रेट करना, हंसना, मुस्कुरा देना, ये जनरल एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। द बेस्ट नाउन स्टडी ऑफ द सोशल डेवलपमेंट इज़ दैट ऑफ पार्टन। पार्टन जो है एक फ़ीमेल है, ठीक है। उन्होंने बच्चे की सोशल डेवलपमेंट पर एक स्टडी लिखी थी। क्या कि बच्चा शुरू में
मतलब डिफरेंट फेजेज ऑफ लाइफ में 6 स्टेजेस उसने मुतारिफ कराई थी। कितनी? 6। मज़ीद इस पर मेरी वीडियो बनी हुई है, अगर आप इस पर डिटेल्स जानना चाहते हैं तो उस वीडियो पे पार्टन्स प्ले थेरी, आप पार्टन्स की प्ले थेरी इसको कहा जाता है, ठीक है, पार्टन्स प्ले थेरी, कि बच्चा शुरू में आइसोलेट होता है, किसी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनता, उसकी ऑन लुकर की स्टेज होती है, यानी कि वो पहले सिर्फ देखता है बच्चे बाकी खेल रहे हैं, वो उनका हिस्सा नहीं बनता, और फिर ऐसे ऐसे जाते जाते फिर वो उनके साथ एसोसिएशन डेवलप कर लेता है और उसके साथ कोऑपरेशन डेवलप कर लेता है, ठीक है। और लेकिन ये 6 के 6 डिफरेंट स्टेजेस वो एक बिलतरतीब फेजेस से गुजर कर जाता है। तो ये 6 स्टेजेस थी जिसको पार्टर ने अपनी प्ले थ्योरी में बयान किया कि सोशल डेवलपमेंट में बच्चा क्या करता है, कैसे ऑन लुकर से आगे की तरफ मूव करता है और एक कम्युनिटी, सोसाइटी, एक गेम प्ले और खेल कूद का साथ साथ बच्चों का हिस्सा फिर आखिरकार बन जाता है। तो वो 6 स्टेप्स उसने मुतारफ़ कराए, उसको पार्टनर्स प्ले थ्योरी कहा जाता है। इस पर मेरी वीडियो मौजूद है, आप उसको देख भी सकते हैं। द मोस्ट फंडामेंटल एजेंसी इन द लाइफ ऑफ द बॉय एंड गर्ल्स होम, पहली बुनियादी इकाई लर्निंग की हमारा घर ही होता है, ठीक है। द मेंटल डेवलपमेंट इज क्लोजली पैरेलल टू इंक्रीज इन द एबिलिटी टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स। यहाँ पे द मेंटल डेवलपमेंट इज क्लोजली पैरेलल टू इंक्रीज, ये जवाब जो है आपने दुरुस्त करना है, ये बी जो गलत है, क्योंकि इसका तल्लुक जो है वो सोशल डेवलपमेंट के साथ है, गेट अलॉन्ग विद अदर्स के साथ ये सोशल डेवलपमेंट होती है, जबकि मेंटल डेवलपमेंट का तल्लुक होता है एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस। आपने जो एक्सपीरियंसेस हासिल किए हैं, आपकी ये एबिलिटी है कि वो जो माइंड में आपके एक नॉलेज या एक्सपीरियंस है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड मेंटल डेवलपमेंट। सो एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस जो है, सी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। इंटेलिजेंस एज प्रेजेंटली डिफाइंड एज सिनोनिमस। अब देखिए इंटेलिजेंस की जितनी भी थ्योरीज हैं इनका तल्लुक एकेडमिक पोटेंशियल के साथ, आपकी जो भी फॉर्मल लर्निंग है उसके साथ, ठीक है, इंटेलिजेंस की जितनी भी चीज़ें। सो इंटेलिजेंस एज प्रेजेंटली डिफाइंड इन सिनोनिमस विद, इसको मुतरादिफ कहा जाता है किसके साथ? स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड, आपकी जो पढ़ने लिखने का जो सेंस है वो कितना है, क्योंकि ये एक फॉर्मल वे है। आई क्यू जो है आपकी स्टडी का एक एजुकेशनल सेटअप में एक फॉर्मल एनालिसिस है। सो स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड विच इज मेड बाय द इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल एबिलिटी, ठीक है, लिखना पढ़ना, वर्बल एबिलिटी। इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स एकेडमिक पोटेंशियल, अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मली एक एकेडमिक वे को कैलकुलेट करती है, ठीक है, एकेडमिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करती है। असद इज़ ब्राइट, करीम इज़ डल, दोनों एक लाइक है एक डल है। दे आर नाउ 6 years of age. As they grew older, the difference in their IQ will probably remain relatively constant. जितने अब डल और ब्राइट है, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो चीज़ कांस्टेंट रहेगी, यानी कि इतना फासला है उनमें तो इतना ही रहेगा, आगे बढ़ते जाएंगे इतना ही रहेगा, वो इट विल रिमेन कांस्टेंट, उतना ही फासला रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा ब्राइट होता जाएगा और वो ज़्यादा डल, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है, वो ये चीज़ एक कांस्टेंट, बस वो गैप रहेगा, उतना ही रहेगा जितना है। मेंटल एज ऑफ अ चाइल्ड इज़ मेजर ऑफ लेवल ऑफ मेंटल मेच्योरिटी। मेंटल एज का तो अब देखिए 2 सवाल है जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको ज़रा क्लियर करता हूँ। मेंटल एज ऑफ चाइल्ड इज़ मेजर ऑफ लेवल ऑफ मेंटल मेच्योरिटी। मेंटल एज का तल्लुक जो है कि आपका कितनी मेच्योरिटी आ गई, लेकिन इसके साथ एक और सवाल है जिसको मैं आपको मज़ीद समझाऊंगा कि आई क्यू इज़ द इंडेक्स। अब आई क्यू जो है दिस कैलकुलेट्स द रेशो, रेट। आई क्यू का तो फार्मूला है आई क्यू इज इक्वल टू MA/CA मल्टीप्लाइड बाई 100, तो वो तो रेट को, इंडेक्स को कैलकुलेट करता है। तो समझ आ कि इंडेक्स खुद एक रेशो होता है, रेट होता है ना, वो उसके ज़रब तकसीम हो रही है MA/CA, एक रेशो डेवलप हो रही है। सो दिस इज रेट, रेशो, रेट ऑफ मेंटल। IQ जो है वो इंडेक्स है, रेट है ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, ठीक हो गया जी। आपने रिलेट करना है किसके साथ कि IQ जो है वो इंडेक्स है, शरह है, रेट है, रेशो है ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, इसको कैलकुलेट करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ हेल्थ अ चाइल्ड इज एट मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर शुड कीप इन माइंड फॉर द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। साफ ज़रा हर किस्म की उसकी फ़िज़िकल हालत, उसकी मेंटल, इमोशनल, बाकी भी हो सकती है, ठीक है। सो तमाम तर चीज़ें जो है वो बतौर टीचर उसको ये सामने रखनी चाहिए। व्हेन डू वी लर्न बेटर अकॉर्डिंग टू थॉट डाइक लॉ ऑफ प्रैक्टिस, व्हेन वी एक्सरसाइज इट, व्हेन वी प्रैक्टिस इट। इसके लिए एक्सरसाइज का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता है। थॉट डॉक ने जो लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे उनमें जो प्राइमरी लॉज हैं वो 3 हैं। कौन कौन से? लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ रेडीनेस में ये होता है कि बच्चा हर हवाले से तैयार हो, कुछ चीज़ें समझने के लिए, पढ़ने के लिए वो प्रिपेयर हो, खुद प्रिपेयर हो, ज़हनी तौर पर तैयार हो, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या होता है कि वो काम को तवातर के साथ करे,
जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतना बेटर लर्निंग होगी, यानी कि इसलिए कहा गया क्या, बेटर लर्न अकॉर्डिंग टू व्हेन वी प्रैक्टिस इट। जब एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी कह सकते हैं इसको, प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। और तीसरा होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है असर, कानूनी तासीर, कि उसका अगर अच्छा इंप्रेशन पड़ा है बच्चे पर, खुश हुआ है बच्चा, उसको मज़ा आया है पढ़ने में, अच्छा लगा है, ठीक है, तो इसको दोबारा खुद से ही रिपीट करेगा। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्रैक्टिस, सॉरी लॉ ऑफ इफेक्ट, कि उसका जो इन्फ्लुएंस है वो बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाए, टीचर उसको ऐसे पढ़ाए कि वो बच्चे को खुशगवार लगे, वो लॉ ऑफ इफेक्ट कहलाता है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी इज इन्फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द क्लासरूम टीचर इन द क्लासरूम। तो चूँकि इसका मतलब बच्चों के साथ है, उनको पढ़ाने के साथ है, ठीक है, उनको हमने देखना है, उनको कैसे समझाना है, उनके मसले क्या हैं, क्योंकि हमने तो बच्चों को पढ़ाना है, टीचर ने क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना, चीज़ बच्चों तो कैसे पहुंचाए, उसके लिए उसको देखना पड़ेगा कि भाई ये मटेरियल है, ये कंटेंट है, उसको कैसे जो है बच्चों तक पढ़ाया जाए, तो फिर उसके क्या क्या मसाइल हैं, कोई इसका IQ लेवल कितना है वगैरह वगैरह, ठीक है, तो उसको हम देखना पड़ेगा। द एज मेजर्ड बाय इंटेलिजेंस टेस्ट इज कॉल्ड मेंटल एज। मेंटल एज कैलकुलेट करते हैं। वेस, इसको कहते हैं वेक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, वेस। यहाँ पे आप इसको करेक्शन करेंगे, ये हाई स्कूल स्टूडेंट्स को मेयर करता है। वेस जो है, देखिए लफ्ज़ इस्तेमाल क्या हो रहा है वेस में, वेक्सलर, ये वेक्सलर ने मुतारिफ कराया था। एडल्ट, ए फॉर एडल्ट, एडल्ट होते ही वो है जो हाई स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो वेक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल जो है वो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को मेयर करता है। सी जवाब जो है इसका दुरुस्त होगा। द ग्रोथ एंड लर्निंग ऑफ द चाइल्ड इज अफेक्टेड बाय बोथ फैक्टर्स, हेरिडिटी के साथ भी, इन्वायरमेंट के साथ भी। कुछ चीज़ें ऐसी है जो बाई तवारस जेनेटिकली वो अपने पेरेंट्स से ओन कर सकता है, वो भी इन्फ्लुएंस करेंगे। इन्वायरमेंट भी हो सकता है, चाहे बच्चा लायक हो लेकिन इन्वायरमेंट उसे नहीं मिला, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। आइडेंटिकल ट्विन्स आर नॉट आइडेंटिकल इन लर्निंग। आइडेंटिकल ट्विन्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स यानी कि ट्विन्स जब बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं तो एक जो एग होता है उसको जब एक स्पर्म जो है फर्टिलाइज करता है तो वो वही सेम एग जो है वो दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है और इससे जुड़वा यानी कि एक ही फर्टिलाइज्ड एग से जो है उसकी स्प्लिट होने के बाद दो बच्चे जुड़वा जो पैदा होते हैं उसको आइडेंटिकल ट्विन्स के। इस तरह एक फ्रेटर्नल ट्विन्स भी होते हैं, ठीक है, वैसे ही बता रहा हूँ, जिसमें दो अलग अलग स्पर्म्स जो है दो अलग अलग एग्स को जो है वो फर्टिलाइज़ करते हैं और वो स्प्लिट नहीं होती है, वो दो अलग ही फर्टिलाइज हो जाते हैं और फिर उनसे भी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, तो उनको फ्रेटर्नल ट्विन्स कहा जाए। खैर, आइडेंटिकल ट्विन्स जो है और नॉट आइडेंटिकल इन लर्निंग, ज़रूरी नहीं है आइडेंटिकल ट्विन्स जो है वो लर्निंग में भी सेम ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, अपने फिजिकल फीचर्स भी बाकी में सेम हो सकते हैं लेकिन लर्निंग में डिफरेंट भी हो सकते हैं। IQ of 7 years old child with the mental age of 8 years old will be placed in the distribution table of average। ये कोई इतना फ़र्क नहीं है, ठीक है, 7 वाले की 8 में आ जाना ये कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। ये उसको हम नहीं कह सकते कि कोई जीनियस है, सुपीरियर है, या ये भी नहीं कह सकते कि ये रिटार्टेड है, नहीं, ये इतना कंपैरिजन एक्सेप्टेबल है, ये एवरेज है। द सेंट्रल कंसेप्ट इन द फ्राइड साइको एनालिटिकल थ्योरी इज़, इसी सवाल पर अपना इख्तिताम करते हैं कि फ्राइड ने, इस पर मैं पहले बहस कर चुका हूँ कि फ्राइड ने कौन सा अनकॉन्शियस माइंड का तस्वर पेश किया था पहली बार, और ठीक है, और साइको एनालिसिस की बात की थी, इड, ईगो, सुपर ईगो, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस पर बात की थी और जहन का तस्वर दिया था कि ये एक आइसबर्ग की सूरत में होता है। जिस तरह एक आइसबर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा पानी के अंदर छुपा होता है, इसी तरह हमारा अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस भी बहुत नीचे दबे होते हैं। उम्मीद है साइकोलॉजी का चौथा हिस्सा आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपनी आरा का इज़हार ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।